प्यारे बच्चों, कैसे आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो प्यारे बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पहले बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आज आप उन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करके जाए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में 25 फरवरी को आपको पेपर में 101% मिलेंगे। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न हमको दिया गया है, वो है प्यारे बच्चों 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, ठीक है, तथा 54 ग्राम जल में घोला गया एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रवाह की गणना करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल है मोल प्रवाह का है, ठीक है। यहाँ पर हमें मोल प्रवाह ज्ञात करना है अल्कोहल और जल का। देखिए जब इन सवालों को करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको बताएंगे किस तरीके से इन सवालों को करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ लिखना है विलेय का मोल प्रवाह, ठीक है, इसको आप काई 1 से व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है। एक तरफ आपको लिखना है विलेय का मोल प्रवाह और एक तरफ लिखना है आपको प्यारे बच्चों विलायक का मोल प्रवाह। ठीक है, इसको आप व्यक्त कर सकते हैं काई 2 से। तो एक तरफ हमने विलेय का मोल प्रवाह लिया, एक तरफ हमने लिया विलायक का मोल प्रवाह। अब विलेय के मोल प्रवाह में हम ले सकते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल लेते हैं तो क्या करना है, एथिल अल्कोहल की मात्रा W1 बराबर ले लेंगे 46 ग्राम, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल की मात्रा आ गई, इसको हम W1 से व्यक्त करते हैं। अब एथिल अल्कोहल का अगर हम अणुभार की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका अणुभार जो होता है वो 46 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से विलायक की तरफ बात करते हैं तो विलायक में ले लेंगे जल, जो कि 54 ग्राम है, इसको W2 से व्यक्त करेंगे। M2 होता है, मतलब जल का अणुभार होता है प्यारे बच्चों 18 ग्राम प्रति मोल। अब यहां से हमने M1 और W1 और M1 ज्ञात कर लिया, इधर W2 और M2, ठीक है। अब हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, तो अब हमें करना है कि यहां से N1 और N2 ज्ञात करते हैं। तो जब यहां से N1 ज्ञात करेंगे तो N1 बराबर सूत्र होता है W1 बटा M1। तो N1 बराबर ही निकल के आएगा W1 मतलब 46 है, M1 46 है, N1 निकल के आया 1 मोल। तो यह N1 है वो क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। क्योंकि जब कभी भी अगर आपको सवाल बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है मोल प्रवाह से संबंधित, तो सबसे पहले हमें विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। इस प्रकार से N1 बराबर 1 मोल निकल के आया। इसी प्रकार N2 ज्ञात करेंगे तो N2 ज्ञात करने के लिए W2 बटे M2, ठीक है। W2 कितना है 54, M2 है 18, 18 तिया 54, यहां से 3 मोल निकल कर आ गया, ठीक है। अब यहां से N1 N2 ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, विलेय का मोल प्रवाह ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब विलेय का मोल प्रवाह ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, हम काई 1 बराबर लगाएंगे N1 प्लस N2। क्लियर है। N1 कितना दिया गया 1 मोल, यहां पर भी N1 की जगह 1 मोल, N2 की जगह 3 मोल। ये हो जाएगा 1/4। जब 4 की भाग 1 में करेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा 0.25। तो यहां से जो निकल कर आया वो काई 1 निकल कर आया, ठीक है। काई 1 जो किसका था, विलेय का मोल प्रवाह था। विलेय का मोल प्रवाह में हमने क्या लिया था, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब जल का रह गया, तो जल का ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, काई 2 ज्ञात करने के लिए 1 में से काई 1 को घटा देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। 1 में से इस मान को घटाएंगे तो निकल के आएगा काई 2 बराबर 0.75, ठीक है। तो ये निकल कर आया किसका, जल का मोल प्रवाह। तो विलेय का मोल प्रवाह और विलायक का मोल प्रवाह प्यारे बच्चों याद रखना, जो कि हमेशा बराबर होता है किसके, 1 के। तो याद रखना अगर कभी भी इन दोनों का योग 1 से ज्यादा आता है, काई 1 और काई 2 का,
तो समझ लीजिए आपका आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि काई 1 प्लस काई 2 बराबर कितना होता है, एक होता है ब्लैक का मूल प्रवाह जो ब्लैक का मूल प्रवाह। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है आपके आंसर को चेक करने की, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रश्न के अगला प्रश्न दिया गया, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखना है और ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रक्टोज, क्योंकि प्यारे बच्चों फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, अंतर दोनों में क्या होता है कि एक में कीटो समूह होता है और एक में एल्डिहाइड समूह। तो फ्रक्टोज में कीटो समूह होता है। ठीक है, तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा, देखिए CH2OH CO कीटो आ गया, और CHOH का होल थ्राइज CH2OH। आप इस प्रकार से इसको लिख के आ सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई ये किसका फॉर्मूला हो गया, फ्रक्टोज का हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमें ग्लूकोज से 3 रासायनिक गुण पूछे, मतलब 3 अभिक्रियाएं पूछी हैं। ठीक है, तो ये तो फ्रक्टोज का क्लियर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना जिसमें क्या आता है, कीटो समूह आता है। इकट्ठा करके लिखेंगे C6H12O6, 1 2 और 3 इसमें आए, 5 और 1 6 कार्बन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 और 1 3, और 2 3 6 और 3 9, 9 3 12। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 6 1 2 और 3 इसमें आ रहे हैं, 5 और 1 6। ये तो फ्रक्टोज का संरचना सूत्र हो गया। अब ग्लूकोज में 3 रासायनिक समीकरण देने हैं। ठीक है, तो देखिए ग्लूकोज में होता है CHOH का होल 4 और CH2OH। पहली रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण पूछे हैं। तो ग्लूकोज में CHO होता है, याद रखना। इसकी अभिक्रिया हम HCN से करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से। जब HCN से कराएंगे तो ये अभिक्रिया CHO पर होगी, क्योंकि CHO के बीच में O पर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम सिंगल बॉन्ड में दिखा देंगे। बाकी नीचे का जो को तो लिख दीजिए। O के साथ प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा H, और C के साथ क्या आ जाएगा CN। ठीक है, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो सीधा सीधा अभिक्रिया कहाँ होगी, CHO पर होगी, क्योंकि CHO जो एल्डिहाइड समूह होता है जिसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा, एक बॉन्ड O का कम हो इसके साथ H आएगा, एक बॉन्ड C का कम हो इसके साथ CN आ गया। तो H किसके साथ गया, O के साथ, और CN के साथ गया C के साथ। ये वाला H लगा रहेगा, तो ये बन गया क्या, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब है इसके बाद दूसरी अभिक्रिया, ये भी ग्लूकोज से करानी है भाई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक अभिक्रिया HCN से करा दी, अगली कराइए हाइड्रोक्सिल एमीन से, HONH2 से। ठीक है, HONH2 से। तो जब HONH2 से कराएंगे प्यारे बच्चों, यहां से O हटेगा, यहां से H2, मतलब H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, H2O, यहां क्या बचा, NOH इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ आएगा। तो ये बन गया ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या बन गया प्यारे बच्चों, ग्लूकोज ऑक्सिम। हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं। ठीक है, 2 अभिक्रिया होंगी। अब हमको तीसरी अभिक्रिया करनी है, बहुत ही सरल अभिक्रिया है जो कि आपको हमेशा याद रहेगी, कई बार पढ़ी होगी। PCl5 से करते हैं। ठीक है, जब PCl5 से करते हैं तो आपने क्या होगा कि PCl5 की अभिक्रिया अल्कोहल चैप्टर में खूब पढ़ी होगी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो जब PCl5 से कराते हैं तो क्या होगा कि PCl5 में जो क्लोरीन है वहां लगेगा जहां जहां OH आ रहे हैं। तो OH यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, CHOCH। ठीक है, CH के साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा का होल 4। इसी प्रकार CH2Cl, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, 2 बॉन्ड किसके साथ, H के साथ, कितने को, 2 और 1 3 और 1 Cl के साथ। तो कितने Cl आए टोटल, 4 इसमें आए, 1 इसमें आए, टोटल आ गए 5। तो 5 आगे लगा दीजिए, और PCl5 जब आता है तो POCl3 बाहर होता है, साथ में HCl। तो प्यारे बच्चों सब 5 5 बाहर होने हैं।
5 ही PCl5 लेने हैं, 5 ही POCl3 बाहर होंगे, 5 ही HCl बाहर होंगे और 5 Cl कहाँ लग जाएंगे, जहां जहां OH आ रहे थे। 4 OH यहाँ रहे थे, 4 Cl यहाँ लग गए, 1 OH यहाँ पर आ रहा था, 1 Cl यहाँ लग गया, तो ये बन गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज। तो ये 3 अभिक्रिया है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। अगर बोर्ड एग्जाम में ग्लूकोज से अगर रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाए तो आप प्यारे बच्चों इन 3 अभिक्रियाओं को करके आ जाना। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा, लैंथेनाइड अकुंचन क्या है। ठीक है, लैंथेनाइड अकुंचन क्या है। लैंथेनाइड अकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखिए लैंथेनाइड पर प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको सही से पढ़ के जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंथेनाइड अकुंचन क्या है। तो लैंथेनाइड अकुंचन लैंथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ लैंथेनाइड तत्वों और उनके आयनों के आयनिक और परमाणु त्रिज्या में क्रमिक कमी को ही क्या कहते हैं, लैंथेनाइड अकुंचन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके प्रभाव क्या है। पहला है आकार में समानता, क्योंकि 4D और 5D संक्रमण तत्वों के आकार लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं। पहला प्रभाव है आकार में समानता। ठीक है, दूसरा घनत्व में वृद्धि। 5D संक्रमण तत्वों का घनत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है, 4D की अपेक्षा। इसके बाद है विद्युत धनात्मकता में कमी। लैंथेनाइड तत्वों की विद्युत धनात्मकता में भी क्या होती है, कमी होती है। तो ये प्रभाव है, इनको सही से पढ़ के जाना है। पहला आकार में समानता, दूसरा घनत्व में वृद्धि, तीसरा विद्युत धनात्मकता में कमी। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत मोस्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। लैंथेनाइड या संक्रमण तत्व पर एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है चौथा, FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4 नेगेटिव चार्ज है, वो दिया गया संकुल के ऊपर के ज्यामितीय समावयव की संरचना दर्शाइए। देखिए हमें इसकी समावयवता व्यक्त करनी वो, ठीक है, इस एक संकुल दिया गया है और इसको हमें क्या करना है, इसकी ज्यामितीय समावयवता को दिखाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर Fe जो है केंद्रीय परमाणु है, टोटल लिगेंड कितने आ रहे हैं, 4 और 2 6 आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज है संकुल के बाहर। अब हमको क्या करना है, एक शेप और बना लेंगे क्योंकि समावयवता दिखानी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कभी नहीं भूलोगे। 6 लिगेंड के अकॉर्डिंग इसकी आकृति बनानी है, अष्टफल की है। ठीक है, और संकुल के बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें 2 रूप चलते, एक होता है समपक्ष रूप, एक होता है विपक्ष रूप, सिज और ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है सिज रूप और एक को बोला जाता है ट्रांस रूप। अब आपको समझना है कि भी सिज रूप कहां होगा, ट्रांस रूप कहां होगा, समपक्ष और विपक्ष। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि समपक्ष रूप किसमें होगा और विपक्ष रूप किसमें होगा, मतलब सिज रूप किसमें होगा, ट्रांस रूप किसमें होगा। याद रखिए कि जब कभी भी लिगेंड आपस में 90 डिग्री पर लगे हो, जैसे मान लीजिए इसमें 2 प्रकार के लिगेंड, एक NH3 है, एक Cn है, तो NH3 और NH3, ठीक है, Cn 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 Cn, तो ये सब लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर 2 समान लिगेंड लगे होते हैं उसको बोला जाता है सिज रूप। ठीक है, अब बात आती है दूसरे वाले की ट्रांस रूप की। तो ट्रांस रूप में क्या होता है, इसमें 180 डिग्री का यूज होता है कि 2 समान लिगेंड 180 डिग्री पर लगे, जैसे कि NH3 हमारे 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो एक NH3 को यहां ले लीजिए, एक NH3 को यहां ले लीजिए। अब ये दोनों NH3 एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, मतलब विपक्ष रूप में है, जिसको बोला जाएगा ट्रांस रूप। ठीक है, बाकी Cl लगा दीजिए, Cn, तो ये इसके साथ 180 डिग्री पर, ये इसके साथ 180 डिग्री पर। तो हमसे यही पूछा गया था इस प्रश्न में, हमको एक संकुल दिया गया था और बोला गया था कि भाई इसकी ज्यामितीय समावयवता को व्यक्त करना है। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता, तो सिज रूप ये हो गई, ट्रांस रूप ये होगी। सिज वो होता है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनाए 2 समान लिगेंड,
ट्रांस ग्रुप होता है, इसमें दो लिगेंड 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 5वां, NiH2O का होल 6 पॉजिटिव का विलयन हरा है किंतु NiCN का होल 2 नेगेटिव का विलयन रंगहीन है, समझाइए। देखिए ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2026 पेपर में रखा मिलेगा, या इससे अलग हटके थोड़ा बहुत संकुल दे सकते हैं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर आपको ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो देखिए करते कैसे हैं। यहां पर हमको दो संकुल दिए गए हैं, क्लियर है, और दोनों के बारे में बोला गया है कि भाई हमको ये बताना है कि ये रंगहीन क्यों है और यह रंगहीन क्यों है, मतलब हरा क्यों है, वो रंगहीन क्यों है। देखिए सबसे पहले हम इस संकुल की बात करते हैं, NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, ठीक है, आवेश 2 पॉजिटिव है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो कि कितना आएगा, H2O का 0 होता है, 2 पॉजिटिव ही आएगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है निकल का। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आना चाहिए, 4s2 बाद आता है 3d8। ठीक है, अब मैंने 4s2 क्यों नहीं लिखा, 4s2 इसलिए नहीं लिखा प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जैसे मान लीजिए 28 का 4s2 होता है, अगर हम पूरा एक्यूरेट 28 की बात करेंगे। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ठीक है, ये टोटली 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, निकल का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, लेकिन Na पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे प्यारे बच्चों, बाहरी कक्षा में से। अब बाहरी कक्षा कौन सी है भाई, ये है 4 नंबर 4 वाले, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से हट जाएंगे। ठीक है, जब पूरी तरीके से हट जाएंगे तो 4s2 जब गायब हो जाएगा तो क्या रह जाएगा बाहर, 3d8 रह जाएगा। क्या रह जाएगा प्यारे बच्चों, 3d8। तो समझ में आया 3d8 क्यों रहा, क्योंकि Na पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। 2 पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, वो यहां से आया, क्योंकि H2O की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, तो ये वाला 2 पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। अब 3d8 आ रहा है, 3d8 में टोटल डी में होती है कितनी कक्षा, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ज्यादा हो गई एक। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो 3d8 की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पर आपने एक पढ़ी होगी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, VBT पढ़ी होगी। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बात आती है लिगेंड पर, कि भाई लिगेंड कैसे वर्क करता है। अगर लिगेंड प्रबल होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, अगर लिगेंड दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। तो यहां पर H2O कैसे लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो लिख सकते हैं अतः H2O दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। ठीक है, तो टोटली 5 कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जिस प्रकार से ऊपर थे सेम वैसी रहनी है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से हमें पता चला कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, कैसे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो याद रखें कि जिन संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। दूसरा कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। याद रखें, यही प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम, या तो इसके कलर के बारे में पूछा जाएगा या हो सकता है इसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। तो क्लियर हुआ कि भाई ये संकुल हमको दिया गया था NiH2O का होल 6, NiH2O का होल 6, और संकुल के ऊपर 2 पॉजिटिव जो दिया गया है। ये हरा क्यों है, हरा इसलिए है क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने क्या किया था, Na की ऑक्सीजन संख्या निकाली 2 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किया, 3d8 आया, और 3d8 के अकॉर्डिंग हमने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बने। फिर उसके बाद वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि H2 कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है।
तो दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को क्या नहीं करता है, युग्मन नहीं करता है। तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन थे सेम वैसे के वैसे ही रहने हैं। तो बाद में हमको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे थे जो कि अनपेयर्ड थे। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो समझ लीजिए वो रंगीन होंगे, मतलब इसका रंग कैसा होगा, हरा होगा। कैसा होगा, हरा। और साथ में कैसा होगा, अनुचुंबकीय भी होगा। पूछ लेता अभी चुंबकीय गुण तो सीधे सीधा बताएंगे अनुचुंबकीय। मतलब जो रंगीन होगा वो अनुचुंबकीय होगा, जो रंगहीन होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है। अब है दूसरा संकुल एनआई। ये रंगहीन क्यों है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। 2 नेगेटिव, सेम प्रोसेस यही है। पहले एनआई का ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसकी 2 पॉजिटिव आएगी, क्योंकि धातुओं की ऑक्सीजन संख्या प्लस में आती है, याद रखना। Cn की माइनस के 1 होती है, माइनस के 4 है, उधर जाके प्लस में हो जाएगी, प्लस के 4 में से 2 गए, प्लस के 2 बचेगी। 28 एटॉमिक नंबर होता है, सेम यही प्रोसेस है। लास्ट में आके क्या बचेगा, 3d8 बचेगा, क्योंकि यहां पर भी Ni2 पॉजिटिव था, यहां पर भी Ni2 पॉजिटिव, लास्ट में आके क्या बचेगा, 3d8 बचेगा। ठीक है। अब 3d8 की भी हमें कक्षा बनानी है, सेम इसी तरह ही 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8। अब बात आती है भाई यहां पर लिगेंड पर। यहां लिगेंड था कैसा, दुर्बल। यहां लिगेंड है प्यारे बच्चों प्रबल, क्योंकि Cn कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। तो लिख सकते हैं Cn प्रबल लिगेंड होने के कारण, होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, युग्मन कर देगा। तो भाई जब Cn प्रबल लिगेंड है और ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, चारों कक्षा पूरी तरीके से फुल हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको दिख रहा हो कि ये कक्षा ये बची थी, इसमें ना तो पेयर्ड है ना ही अनपेयर्ड है। मतलब हमको अनपेयर्ड देखना था, अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटली पेयर्ड है। तो जब टोटली पेयर्ड है तो सीधा लिख सकते हैं कि भाई कैसा है ये, रंगहीन। साथ में कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन कब होगा, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, टोटली पेयर्ड, युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो वाला संकुल दिया गया था ये कैसा था, रंगहीन था। और ये वाला रंगीन इसलिए था, इसका कलर हरा इसलिए था क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित आ रहे थे। तो प्यारे बच्चों याद रखें, अगर इस प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता और आएगा, आपसे चाहे उसके कलर के बारे में पूछे, हो सकता है आपसे उसके चुंबकीय गुण के बारे में पूछे कि प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय वो होता है जो रंगहीन होते हैं, और रंगीन वो होता है जो कि अनुचुंबकीय होते हैं, याद रखना। ठीक है। इसके बाद अगला है, देखिए यही प्रश्न आ गया अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वाला। सेम यही प्रोसेस से करना है। संकुल देखना, उसमें लिगेंड देखना है कि भाई लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। जैसा लिगेंड होगा युग्मन वैसे ही कराना है। ठीक है। छठा वाला है, छठा वाले का पहला वाला कराते रहे, ये वाला आप स्वयं कर लेना। ठीक है। इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें अपवाद आ रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले Cr की बात करेंगे भाई, सेंटर एटम की। ठीक है। Cr क्रोमियम का होता है 24, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ये होता है 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो NH3 की 0 होती है, 3 पॉजिटिव ही निकल कर आएगी। 3 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, देखो एक तो 4s में से निकलेगा, एक ही आ रहा है, डी में से 2 निकलेंगे, क्योंकि टोटल हमको 3 निकालने, एक यहां से 2 यहां से। तो लास्ट में क्या बचेगा, 3d3 बचेगा। क्या बचेगा, 3d3। ठीक है। 3d3 की हमें कक्षा बनानी है। डी में 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3d3 के अकॉर्डिंग। ठीक है।
अब चलते हैं भाई लिगेंड पर। तो लिगेंड भाई कैसा है, NH3 है। NH3 कैसा लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है। तो लिखेंगे NH3 प्रबल लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, युग्मन कर देगा, युग्मन करेगा। ठीक है, तो जब भाई इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा तो यहां पर भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में से 2 तो पेयर्ड हो जाएंगे, बाकी 1 बचेगा, ये अनपेयर्ड बचा। ठीक है, अब यहां पर जब एक अनपेयर्ड बचा, इसका मतलब क्या है कि भाई ये पेयर्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 3 थे। तो इसका मतलब क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाई इसमें है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें है, वो भी कितना है, 1। तो जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये संकुल कैसा होगा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। तो यही पूछा गया था कि हमको संकुल दिया गया अनुचुंबकीय क्यों है, समझाइए। तो बता दिया भाई कि इसलिए अनुचुंबकीय क्योंकि इसमें n पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अब इसी प्रकार ये वाला संकुल दिया है, इसको करना है। सेम इसी तरह ही करेंगे, प्रबल लिगेंड है, ठीक है, Cn। जब आप करोगे तो लास्ट में जाके टोटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, कैसे बचेंगे, पेयर्ड, NiCN का होल फॉर 2 नेगेटिव पीछे मैंने करा दिया है। ठीक है, सेम इसी तरह ही करना है, ये वाला सेम यही प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस है। आपको दिख रहा होगा टोटली क्या है, पेयर्ड है। तो जब पेयर्ड है तो कैसा होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, सेम यही है। ठीक है, यही नोट कर लेना। तो कैसा है ये, प्रतिचुंबकीय। क्लियर हो गया। तो आपसे हमने पहले बोल दिया है कि भाई अगर संकुल आता है बोर्ड एग्जाम में तो रंगीन प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, समझाइए। देखिए, न्यूक्लियोसाइड यह एक नाइट्रोजन युक्त क्षार, प्यूरिन या प्रीमिडीन और एक पेंटो शर्करा है, जिसको राइबोज या डीऑक्सी राइबोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, यह एक न्यूक्लियोसाइड के साथ एक या अधिक फॉस्फेट समूह के जुड़ने से बनता है। यह न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA की मूल क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, थोड़ा सही से पढ़ लेना इसको, 1 2 बार सही से कॉपी पर लिखकर याद कर लेना, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, अंतर दोनों के बीच में पूछ लेते हैं। प्रश्न दिया गया 8वां हमको, इसमें बोला कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि Fe2 पॉजिटिव अपचायक है, जबकि Mn2 पॉजिटिव एक ऑक्सीकारक है। देखिए, Fe2 पॉजिटिव ये अपचायक क्यों है, क्लियर है। Mn2 पॉजिटिव नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहां होगा Mn3 पॉजिटिव। ठीक है, कितना होगा, 3 पॉजिटिव होगा। Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक है। ये हमको बताना है कि भाई अपचायक क्यों है या ऑक्सीकारक क्यों है। बहुत ही सरल फंडा है भाई इसका, बस समझना है। Fe इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d6, ये Fe का आ गया। अब आप देखें कि Fe पर पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर हम Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज लेते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा कि जो 4s2 है, ठीक है, ये वाली पूरी तरीके से कक्षा में से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, वो बाहर वाली कक्षा में से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में जाके क्या बचेगा, 3d6 बचेगा, अगर Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इधर हम Mn की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, Mn की। तो जब Mn का जो होता है 25 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d5। ठीक है, यहां पर Mn में कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं भाई, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s में से निकलेंगे, क्योंकि Mn पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d में से। तो क्या बचेगा, यहां पर 3d4 बचेगा। अब
ये अपचायक क्यों करेगा और ये ऑक्सीकारक क्यों करेगा? कारण क्या है? कारण इसलिए क्योंकि ये वाली डी उपकक्षा है, ये अपने आप को अर्धपूर्णित करेगी। क्या करेगी? अर्धपूर्णित। ठीक है, अब अर्धपूर्णित कैसे होगा? अर्धपूर्णित जब होगा जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 आएंगे। यहां पर भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए Fe अपने ऊपर कितना चार्ज लेगा? 3 पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन को देकर क्या करेगा? अपने आप को अपचायक करेगा। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन को देकर, क्योंकि जब Fe 2 पॉजिटिव चार्ज था तब 3d 6 आ रहा था भाई। जब एक इलेक्ट्रॉन और देगा 3d Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इसमें से निकलेंगे, 1 इसमें से निकलेगा, फिर कितना आ जाएगा? 3d 5। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा? अपचायक करेगा। और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेकर, मतलब 3 पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, क्योंकि जब 2 पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 में एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3d में कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे, क्योंकि पहले कितने थे? 4 थे जब कितना आ रहा था? Mn पर 3 पॉजिटिव चार्ज था। इसी कारण क्या होगा कि जो Mn है ये क्या करेगा? ऑक्सीकारक। और ये क्यों करेगा? अपचायक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को देकर और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर, कारण क्योंकि ये दोनों ही तत्व क्या करेंगे? डी उपकक्षा को अर्धपूर्णित करेंगे। तो अर्धपूर्णित जब ही होगी जब एक इलेक्ट्रॉन को ये देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये ऑक्सीकारक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को देगा ये अपचायक करेगा। क्लियर हो गया? तो यही प्रश्न में पूछा गया था, तो आप इस प्रकार से इसको दिखा के आ सकते हो। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न। स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है किंतु Zn नहीं। बहुत ही सिंपल है। देखो, संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनकी डी कक्षा में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए उनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। अब Zn नहीं है। Zn क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखिए स्कैंडियम क्यों है? स्कैंडियम इसलिए प्यारे बच्चों, अगर हम स्कैंडियम का 21 होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये स्कैंडियम का हो गया। अब आप देखेंगे डी में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब डी में 1 से 9 तक जो आते हैं डी में, वो किसमें आते हैं? संक्रमण तत्व में। सिंपल है। ठीक है, इसीलिए स्कैंडियम संक्रमण तत्व है। लेकिन जिंक क्यों नहीं है? Zn इसलिए नहीं है, अगर हम Zn का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो लास्ट में प्यारे बच्चों 4s2 और 3d10 आएगा जब आप करोगे। तो 3d10 का मतलब है डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। इसका मतलब डी कक्षा पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो इस प्रकार Zn क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है। आप इसको इस तरीके से लिख के आ सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है नमक। ग्लूकोज के जल में मिले विलयन की सांद्रता 10% भार प्रति भार है। इस विलयन का घनत्व हमको दिया गया है 1.20 ग्राम प्रति मोल हो। तो गणना कीजिए मोलरता विलयन का मोल प्रभाव। तो पहले भाई मोललता ज्ञात करते हैं। भार मतलब स्मॉल w कितना दिया गया? 10% को 10 ग्राम। बड़ा W कितना जाएगा? 100 में से 10 लेस कर दोगे तो 90 ग्राम। एम विलय का अणुभार, ग्लूकोज विलय है 180 ग्राम। मोललता ज्ञात करनी है एम डैश से व्यक्त करते। तो लगा दीजिए भाई फॉर्मूला, एम डैश W गुणा 1000 एम गुणा बड़ा W। स्मॉल W कितना है? 10, 1000। एम कितना है? 180। बड़ा W कितना है? 90। ठीक है, 1 0 से 1 0, इससे ये 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 50 बटे 9 नेम 81। ये निकल के आ गई मोललता, और इसका होता है मोल प्रति ग्राम मात्रा। मात्रा जरूर लिख कर आना जिससे कि आपको 1/2 नंबर लेस ना हो। भाग कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना भी छोड़ के आ सकते हो, क्लियर हो जाएगा। इसकी मोललता पूछी थी जो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दी, मोललता ज्ञात हो गई। अब पूछा है अगले प्रश्न में मोलरता। ठीक है, तो मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें विलयन का आयतन ज्ञात करना है। तो विलयन का आयतन ज्ञात करने के लिए
एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। ये विलयन का आयतन ज्ञात करना है तो क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, तो जब विलयन का आयतन की बात करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, अब विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया गया तो हम इसमें कितना रख लेंगे, 100 रख लेंगे। अब घनत्व कितना दिया गया, 1.20, पॉइंट हटाएंगे ऊपर पड़ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो बचा 1000/12, ये वी निकल कर आ गया ml में। ठीक है, अब हमको मोलरता ज्ञात करनी है भाई। तो जब मोलरता ज्ञात करेंगे तो मोलरता का फॉर्मूला होता है m बराबर W गुणा 1000/m गुणा उबी। m गुणा उबी ml में। ठीक है, स्मॉल w तो भाई यही है 10 ग्राम। 1000 m, m किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज की, जो इसका अणुभार कितना होता है 180। भी हमने विलेन का आयतन निकाल लिया इस फॉर्मूले से, तो विलेन का आयतन कितना है 1000/120, तो 12 चले जाएंगे प्यारे बच्चों ऊपर, 1000 आ जाएंगे नीचे। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कट गया, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो सीधा सीधा निकल कर आ गया m बराबर 2/3, ये हो गया मोल प्रति लीटर। ये क्या निकल के आ गई, मोलरता निकल कर आ गई। तो विलयन का अगर घनत्व दिया जाए तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगाना है कि विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, उसके बाद इससे विलयन का आयतन निकल के आ जाएगा, सीधे सीधा आप मार रख सकते हैं, यहाँ से आप मोलरता ज्ञात कर सकते हो। पहला निकल के आ गया मोलरता, दूसरा मोलरता, तीसरा हमको निकालना है प्रत्येक घटक का मूल प्रभाज। भाई मूल प्रभाज ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल प्रभाज कैसे ज्ञात करेंगे, पहला ही सवाल मैंने बताया था, एक तरफ विलय का मूल प्रभाज लेना, एक तरफ विलायक का। ठीक है, कर सकते हैं, लिख सकते हैं विलय का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज काई1, एक तरफ लिख सकते हैं विलायक का मूल प्रभाज काई2। ठीक है, अब विलय का मूल प्रभाज हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों ग्लूकोज को, जो कि 10% था, मतलब 10 ग्राम। m1 कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, 180 ग्राम। ठीक है, इधर ले लेते हैं जल, W2 कितना हो जाएगा, 100 में से 10 गए तो 90 ग्राम, परसेंट में आ जाए तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। M2 हो जाएगा जल का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल। यहां से हम क्या ज्ञात करेंगे, N1, तो N1 ज्ञात करने के लिए होता है W1/M1, सीधा सीधा रख दो 10/180। ठीक है, यहां से N2 ज्ञात करेंगे तो 90/18, कितना आ गया 5 मोल। इसकी भाग जीरो से जीरो कट गया, तो जब भाग करेंगे 0.0, पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ गया, फिर एक जीरो और बढ़ा दो, 100 हो गया, 18 पंजे 90, इतना ही रहने दो। यहां से क्या करेंगे, काई1 निकालेंगे, N1 प्लस N2, N1 कितना है 0.05, N1 0.05, N2 कितना निकाला 5, 0.05/5.05, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, 505 की भाग हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा आंसर, पांचों भाग 505। तो प्यारे बच्चों आंसर आया 0.09। ठीक है, कितना आया 0.009, ये क्या निकल के आया, काई1 निकल कर आया। अब काई2 ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, काई2 ज्ञात करने के लिए 1 माइनस काई1, ये बता रहे थे, 1 में से 0.009 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.00, यहाँ पर 9 है, तो यहां से 2.5 लेंगे, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, कितने बच्चे 9.0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं।
1/18 0.05। ठीक है, यहाँ तक तो सही आ रहा है भाई। इधर हम कर लेते हैं 1 माइनस 0.009, तो कितना आ गया 0.0991। ठीक है, अब क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारा ये दोनों आंसर हैं प्यारे बच्चों सही आ रहे हैं। तो काई 1 निकल के आया, किसका निकल के आया, ग्लूकोज का मोल प्रवाह, और काई 2 निकल के आया जल का मोल प्रवाह। ठीक है, तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाए विलेय का मोल प्रवाह और विलायक का मोल प्रवाह ज्ञात करने के लिए सेम यही प्रोसेस है, आपको सवाल करके आना है। पहले मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, N1 और N2। अब इसके बाद 10वां प्रश्न, Fe2 पॉजिटिव तथा Fe3 पॉजिटिव में कौन सा आयन अधिक चुंबकीय अनुचुंबकीय क्यों है। ठीक है, ये पूछा है। तो पहले हम बात करेंगे Fe2 पॉजिटिव की। 26 होता है, तो जब लास्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो लास्ट में जाके इसका निकल के आएगा 4s2 3d6 आता है Fe2 पॉजिटिव का। ठीक है, इधर Fe3 पॉजिटिव का करेंगे तो इसका होगा लास्ट में 4s2 3d6। अभी तो हमने 26 के हिसाब से किया है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो कितना आएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो Fe2 पॉजिटिव जो निकल कर आएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लास्ट में कितना आएगा 3d6 आएगा। और Fe3 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, एक इसमें से निकलेगा। तो Fe3 पॉजिटिव का मतलब होगा कि भाई यहां पर कितना आएगा 3d5 आएगा। अब हमसे यही तो पूछा है कि भाई कौन सा अनुचुंबकीय ज्यादा है कौन सा कम है। देखिए 3d6 डी में होती हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 और 1 6। यहाँ पर 3d5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देखेंगे भाई कि दोनों आयन दिए गए, एक तो Fe2 पॉजिटिव आयन दिया गया, एक Fe3 पॉजिटिव आयन दिया गया। आपको इसमें अनपेड कितने मिल रहे हैं, 4 के, क्योंकि इसमें एक पेड है, और इसमें आपको अनपेड कितने मिल रहे हैं 5। तो सबसे ज्यादा किसमें है भाई, Fe3 पॉजिटिव में है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि Fe2 पॉजिटिव तो Fe3 पॉजिटिव में सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय जो होगा वो क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव होगा, Fe2 पॉजिटिव की अपेक्षा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्मित आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब है इसके बाद अगला प्रश्न, Zn2 पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं जबकि Ni2 पॉजिटिव लवण रंगीन होते हैं। देखिए यहां पर भी सिंपल है, रंगहीन और रंगीन। अगर इसमें याद रखना टोटली युग्मित आते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, समझ लेना ये कैसा होगा, रंगहीन होगा। और इसमें कैसे आएंगे, अयुग्मित आएंगे, याद रखना, करके देखना प्यारे बच्चों, हो जाएगा, बहुत सरल है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये होगा रंगीन। इसीलिए पूछा है, क्योंकि हमसे ये पूछा क्यों पूछा है, तो सीधा लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिख जाएगा कि भाई इसमें टोटली युग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए ये Zn2 पॉजिटिव रंगहीन है। इसमें टोटली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हो 3 आ रहे हो, वो आपको दिख जाएंगे, इसीलिए क्या है ये रंगीन है, यही कारण पूछा है। क्लियर हो गया, आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से कई प्रश्न बता दिए मैंने इसके आधार पर। अब 11वां प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र IUPAC नियमों के आधार पर लिखिए। देखिए उपसय संयोजक यौगिक के या तो आपको कंपाउंड दिए जाएंगे या तो उसका नाम पूछा जाएगा, या हो सकता है नाम दिया जाए या हो सकता है उसका सूत्र पूछा जाए। तो यहाँ पर वही है कि हमको नाम ही दिए हैं, इनका फॉर्मूला बनाना है। तो क्या है, डाइक्लोरोविस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको संकुल बनाना है, कोबाल्ट CO, ठीक है, डाइक्लोरोविस एथेन 1,2 डाइएमीन, विस मतलब होता है En का होल ट्वाइस, डाइक्लोरो मतलब Cl2, ये है 3rd क्लोराइड मतलब Cl आएगा बाहर। अब आप कहोगे सर Cl एक क्यों आए, कारण क्या है, En की होती है -2, सॉरी En की होती है 0, En की 0 होती है, तो Cl2 हो गया, इनकी होगी -2, इसका मतलब है Cl एक आएगा बाहर, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ही हम बाहर Cl लगाएंगे कि 1 लगेगा या 2 लगेगा, 3, क्योंकि इस वाले Cl की -2 हो गई,
एक Cl और लगा देंगे, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 टोटली होगी 3, क्योंकि En की क्या होती है प्यारे बच्चों 0, इसीलिए इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा COEN का होल ट्वाइस Cl2 और संकुल के बाहर Cl। ठीक है, अब है अगला वाला प्रश्न, ये बहुत मोस्ट है। आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट, ठीक है, थर्ड आयरन थर्ड है, तो यहां पर हम Fe4, ठीक है, साइनिडोफेरेट, अंदर Fe आएगा, Cn का होल 6 होल थ्राइज। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर आपने आयरन थर्ड क्यों लिया, आयरन थर्ड मतलब Fe4 क्यों लिया। Fe4 इसलिए लिया क्योंकि यहां पर हमें 3 ये वाली थर्ड ऑक्सीजन संख्या वो यहां लगानी है थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहां पर Fe4 आएगा, उसके बाद FeCN का होल 6 3। जब इसका हम ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो इसकी 2 निकल कर आएगी, क्योंकि Fe की यहाँ पर 3 रखी जाएगी, ठीक है, कितनी रखी जाएगी 3, याद रखना, 4 3 12, और इसकी आ जाएगी अंदर माइनस के कितने आ जाएंगे 6 कम 4 3 6 18, 18 में से 12 के कितने बच्चे 6 बच्चे, 3 Fe है, 3 से 6 को काटेंगे 2 निकल कर आ जाएगी, तो इसका बनेगा FeCN का होल 6 3, ठीक है, याद रखना। 12वां प्रश्न है उपसहसन यौगिकों में आबंधन के संबंध में बर्नर की अवधारणा को लिखिए। देखिए बर्नर ने क्या बताया था कि उपसह संयोजक यौगिकों की 2 प्रकार की संयोजकता बताई थी, एक प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता आयनीकरण योग्य होती है, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को संतुष्ट करती है, ठीक है। द्वितीय संयोजकता गैर आयनीकरण होती है, ये लिगेंडों की संख्या को बोला जाता है, उनको संतुष्ट करती है, याद रखना, ठीक है। बाकी और स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना, ये आप लिख के आ सकते हो किसके बारे में, बर्नर की अवधारणा के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न 13वां, नैन समीकरण क्या है, बहुत सरल है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591 n log 10 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये नैना समीकरण बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वो प्रश्न है जो कि हर सालों से, प्यारे बच्चों वो प्रश्न है जो कि कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।